अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिजवान इकबाल और आप देख रहे हैं रिजवान इकबाल चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे HTML का क्रैश कोर्स। इस पूरी वीडियो के अंदर कंप्लीट HTML को देखा जाएगा कि कैसे काम करती है, उसके टैग्स कैसे होते हैं और उसका कोड स्ट्रक्चर क्या होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले उसका एनवायरनमेंट क्या होगा, हम पहले VS कोड इंस्टॉल करेंगे। हमने VS कोड डाउनलोड्स पे आए, हमने ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन किया। यहाँ से मेरे पास विंडो 10 है तो मैंने विंडो उसके लिए इंस्टॉल कर लिया। यहाँ से अभी डाउनलोड का आपकी मेरे को डाउनलोड्स में करना है। एक्सेप्ट, एक मिनट, जहाँ आपको इंस्टॉल करना हो वहाँ का पाथ दे दें। अब उसके बाद मुझे ये दोनों पाथ देने हैं। डेस्कटॉप पे मुझे नहीं चाहिए, अगर आपको डेस्कटॉप पे इसका आइकन चाहिए तो आप यूज़ कर लीजिएगा। ये इंस्टॉल हो चुका है, हमने फिनिश कर दिया। अब ये जब ओपन होगा तो इसका थीम आ जाएगी इसकी। ये मेरा पहले का कोई प्रोजेक्ट वगैरह है। तो इस तरीके का इसका लेआउट है। और हम देखें फाइल के अंदर ये ऑटो सेव, अगर आपको सेव खुद ऑटो करना है तो ऑटो हो जाएगा। अगर आपको इसका थीम चेंज करनी है, यहाँ पर आएंगे, प्रेफरेंस पे आएंगे। प्रेफरेंस पे आने के बाद हम यूज़ करेंगे कलर थीम। देखें बाय डिफ़ॉल्ट मैंने डार्क रखी हुई है। मैंने अपनी ये कर लिया। आप कुछ भी कर सकते हैं इसके अंदर, जो आपकी मर्ज़ी है। तो ये हमारा सिंपल ये इंस्टॉलेशन थी एनवायरनमेंट की हमारी। अब उसके ऊपर काम करेंगे। अब काम कैसे करेंगे, जैसे मैं यहाँ पर आया, मुझे एक फोल्डर बनाना है कि HTML का मुझे काम करना है इसके अंदर। इसका ओपन किया, मैं क्या करूँगा, ऊपर लिखूँगा CMD। हमारा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया, COD स्पेस कोड स्पेस डॉट। इस फोल्डर हमारा VS कोड के ऊपर खुल जाएगा हमारा। हम वहाँ से इंपोर्ट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आसान तरीका है। और हमारा खुल गया, HTML हमारा फोल्डर आ गया। अब मैं क्या करूँगा, इंडेक्स डॉट, अब फाइल का नाम यहाँ से हम क्रिएट करते हैं, index.html। तो ये HTML का टैग आपको दिख जाएगा। इसी तरीके से जो एक्सटेंशन मैं दूंगा, यहाँ बस C लिख दिया तो मैंने C की हो गई, मैंने लिख दिया C++, C++ और C# के लिए। तो इस जैसी जितनी मुझे जो यूज़ करनी होगी, जैसे इंडेक्स डॉट मुझे CSS करनी है तो CSS करनी है तो CSS आ गई। मुझे CSS करनी है तो उसका स्टाइल, तो एक्सटेंशन हर लैंग्वेज के हिसाब से होगी। मैंने HTML कर लिया। HTML का जो फुल फॉर्म है वो है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एक मार्कअप लैंग्वेज है। अब ये है क्या, ये आया कैसे, पहले तो दोबारा से मैंने क्या किया, Shift+1 क्लिक किया, उसके बाद मैंने ओपन कर लिया। ठीक है, ये हमारे पास HTML का बॉयलर प्लेट बना हुआ आ गया, हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये डॉक टाइप आ गया HTML का। अब ये जो भी काम यहाँ पर होगा वो टैग्स के अंदर होगा। एक कुछ टैग्स ऐसे होंगे जो ओपनिंग टैग्स भी होंगे, उसके क्लोजिंग टैग भी होंगे। जैसे ये HTML है, ये HTML है, इसका ओपनिंग टैग है तो इसका क्लोजिंग टैग भी है। तमाम जो भी काम हो रहा है हमारा सब इस HTML के टैग के अंदर हो रहा है। अब हेडर आ गया, हेडर का एक टैग है, उसके अंदर मेटा के टैग्स आ गए। हेडर के अंदर हम वो काम करेंगे जो हमें थोड़ा एक्स्ट्रा काम होगा, या लिंक्स लगाने होंगे
किसी फाइल्स को हमें अटैच करना होगा, लिंक जो करवाते हैं या टाइटल्स वगैरह यूज़ करेंगे तो उसके लिए यूज़ होता है। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ लिखा STY style.css की मैंने फ़ाइल बनाई। अब इस फाइल को मुझे HTML के कनेक्ट करनी है, तो मैं कहाँ करूँगा, हेडर के अंदर लिखा लिंक, ये स्टाइल शीट कनेक्ट करनी है मुझे, style.css। तो ये फाइल हमारी इसके साथ कनेक्ट हो गई है। तो कहने का मकसद ये था, हम ऑनलाइन कोई फाइल हो जो एब्सोल्यूट लिंक्स होती हैं हमारे पास, वो भी हेडर के अंदर करेंगे, या कोई जावास्क्रिप्ट की फाइल हो वो भी हम हेडर के अंदर कर सकते हैं इजीली। हेडर का तो ये काम हो गया। बॉडी का काम ये होता है कि हम मेन जो भी काम करेंगे वो बॉडी के अंदर होंगे, जो हमारे मेन ब्राउज़र पे दिखेगा वो बॉडी पे दिखेगा। जैसे ये टाइटल के अंदर लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट, मैंने लिख दिया इंडेक्स लिख दिया। अब ये देखते हैं ये टाइटल का मकसद क्या है, ये नज़र कहाँ आ रहा है। और यहाँ पर मैं एक बनाता हूँ H1 लिख दिया। अब ये H1 क्या है उसकी बहस में नहीं है, मैं सिर्फ देखना है हो क्या रहा है, हेलो वर्ल्ड। ये हमने सेव कर दी फाइल। मैं अपने उसमें आऊँगा फोल्डर में, मैंने ओपन कर ली। ये मेरे ब्राउज़र के ऊपर हेलो वर्ल्ड आ गया। अब जो टाइटल के अंदर मैंने लिखा था इंडेक्स, वो ये रहा इंडेक्स। जो भी हम टाइटल के अंदर देंगे वो हमारे वेब ब्राउज़र के जो टैब होगा, टैब का नाम आ गया। और जो हमें बॉडी के अंदर, जो वेब ब्राउज़र के अंदर शो जो करवाना है, हम तो यहाँ देखेंगे ना, तो जो चीज़ हमें इस जगह शो करवानी है बॉडी के अंदर काम करेंगे। तो इसका यही फ़र्क था बस, हेडर और टेक्स्ट का। अब हम बात करते हैं टैग्स की, TXT टैग्स की। तो कितने किस्म के टैग्स होते हैं इसके अंदर। जैसे मैंने हेडिंग्स दिखाया, यहाँ पर मैंने लिखा हेडिंग, मैंने लिखा यहाँ पर हेलो वर्ल्ड। तो ये एक हेडिंग है, जिससे हम हेडिंग करते हैं। तो एक ये हेडिंग आ गई, H1 की हेडिंग है। तो इस तरीके की हेडिंग की कितनी टाइप्स हैं, 6 टाइप्स हैं। H1 है, ये मैंने लिख दिया, एक मैंने ले ली H2 की ले ली, यहाँ पर मैंने लिख दिया हेलो वर्ल्ड। H2, H3, H4, H5, सॉरी ये गलती हो गई, H6। तो ये हमारे पास हेडिंग्स की जो टाइप्स हैं वो 6 तरीके की हेडिंग्स होती हैं हमारे पास। अब वो जो सबसे बड़ी हेडिंग होगी वो H1 होगी, और सबसे छोटी जो हेडिंग होगी H6 होगी। H1 सबसे बड़ी है, फिर उससे छोटी H2 है, फिर उससे छोटी H3, इस तरीके से H6 सबसे छोटी होगी। अब इसको हम रिफ्रेश करके देखते हैं। देखें H1 जो है ये सबसे बड़ा उसका साइज़ है, फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा है, और सबसे छोटा H6 का है। अब मैंने इसको कर दिया कमेंट, क्योंकि मैं पैराग्राफ वगैरह के बारे में बता रहा हूँ। तो कमेंट क्या है, ये कमेंट जो है हमारे पास, हमने वो चीज़ जो हमें वेब ब्राउज़र को नहीं दिखानी और हमने ऐसे कर लिया काम जो हम बाद में यूज़ कर सकते हैं, उसका भी हमने कमेंट कर लिया। ये होता है कंट्रोल क्वेश्चन मार्क या फॉरवर्ड स्लैश जो हम कहते हैं। तो इससे ये होगा, जो हमारा वेब ब्राउज़र होगा वो इसको रीड नहीं करेगा, क्योंकि ये कमेंट है। अब हम बात करते हैं पैराग्राफ की। पैराग्राफ, अब पैराग्राफ क्या, जो हमारा नॉर्मल टेक्स्ट होता है वो हमारा पैराग्राफ है। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर हेलो। हेडिंग्स जैसे उसमें हमने करी थी वो क्या थी, बोल्ड आ रही थी, एक उसका साइज़ था। इसमें बोल्ड वगैरह कुछ नहीं, ये नॉर्मल साइज़ और नॉर्मल टेक्स्ट है, नॉर्मल फॉन्ट फैमिली जो आमतौर पर यूज़ होती है। अब ये जो पैराग्राफ है उसके अंदर हमने किया, ये देखें लॉरेम इप्सम, ये होता है हमारे पास। हम लिखेंगे, जैसे मैंने पैराग्राफ का टैग लिया, मैंने लिख दिया लॉरेम, तो ये हमें एक प्रैक्टिस के लिए पैराग्राफ्स दे देगा। यहाँ पैराग्राफ्स आ गए।
अब इस पैराग्राफ के अंदर हम यूज़ करते हैं अपना कि मुझे यहाँ से लेके ये सेकंड लाइन के अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक इसको मुझे बोल्ड करना है। तो कैसे करूँगा मैं एक होता है बी का टैग, मैंने बी का टैग यूज़ किया बोल्ड के लिए। कहाँ तक करना है मुझे यहाँ तक करना है। ठीक है, मैं आपको अभी रन करके दिखाता हूँ। ये रिफ्रेश के देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसने बोल्ड कर दिया। अब मुझे बोल्ड तो करना है, अब मुझे इसको इटैलिक भी करना है। इटैलिक थोड़ा सा तिरछा जो कहलाता है, मैं इसको आई का टैग के अंदर इटैलिक करने के लिए मैंने इसको यहाँ से हटा के ये इटैलिक हो गया हमारे पास। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक तो उसने ये बोल्ड का था। अब बोल्ड के अंदर मुझे इटैलिक करना है, तो मैंने इटैलिक का टैग लगाया और उसके अंदर मैंने बोल्ड के साथ इटैलिक भी करना है मुझे। देखिए बोल्ड तो है, बोल्ड के साथ क्या हो गया, थोड़ा सा इटैलिक हो गया। अब ज़रूरी नहीं है कि इसके साथ ही उसके अंदर भी कर सकते हैं हम। ये मैंने फर्स्ट ये लॉरेम के बाद से मैंने इटैलिक का टैग लिया और मुझे यहाँ तक करना है इटैलिक, ये कर दिया। यहाँ बोल्ड भी लगा सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। जैसे मैंने ये बोल्ड यहाँ से शुरू हुआ था और यहाँ ख़त्म था, तो उसके अंदर मैंने यहाँ शुरू किया इटैलिक, तो अब मैं इटैलिक का टैग बाहर नहीं लगाऊंगा, उसके अंदर ही लगाऊंगा और नहीं वर्क नहीं करेगा। अब मैं अपनी पहली लाइन देख लेते हैं। पहली लाइन है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारी इटैलिक हो गई। ये हो गया बोल्ड इटैलिक। अब हम देखते हैं अपना कि बोल्ड कर लिया, इटैलिक कर लिया। अगर मैं एक पैराग्राफ लेता हूँ, लॉरेम मैंने लिख लिया 20, मतलब कि 20 वर्ड्स का एक पैराग्राफ दे दो मुझे। ये यहाँ पर आ गया सबसे लास्ट वाला जो ये, सॉरी ये पैराग्राफ के अंदर करके लॉरेम 30 कर दिया मैंने। मैं यहाँ देखूँ इसको तो यहाँ पर शो हो रहा है। क्या मैं इसको इस तरीके से कर सकता हूँ, ये इस तरीके से बार में ऐसे किया तो ये किस तरीके से नज़र आएगा, इसका भी कुछ भी कम नहीं होगा। ये जैसा हमारा दिख रहा है वैसे ही नज़र आएगा। जितना रिफ़्रेश कर लूँ ये होगा, क्योंकि ये ऐसा पैराग्राफ ये सिंगल लाइन को ही हमारा ले रहा है। ये क्योंकि पैराग्राफ जो होते हैं ये नेक्स्ट लाइन से ही शुरू होता है, जो पी होता है हमारा एक न्यू लाइन से शुरू होता है। ये सिंगल लाइन इसको कंसिडर कर रहा है, तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, हम पैराग्राफ का टैग हटा के हम कर देंगे प्री। प्री का टैग है हमारे पास, देखें ये प्री के टैग ने, लेकिन ये कि जो पैराग्राफ के अंदर लैंग्वेज थी, फॉन्ट साइज़ वगैरह था, उसने इसको चेंज कर दिया। अगर आपको इस तरीके से करना हो तो आप कर सकते हैं। और दूसरा एक और चीज़ हम कर सकते हैं कि हमने पैराग्राफ लिया, पैराग्राफ के अंदर हमने लिख दिया लॉरेम 30। अब मुझे इसके अंदर लाइन ब्रेक करनी है, तो उसके अंदर उसके लिए मैं यूज़ करूँगा पैराग्राफ में भी रहे उसकी लाइन भी ब्रेक कर दो। तो BR का टैग होता है लाइन ब्रेक। एक मुझे यहाँ से करनी है लाइन ब्रेक, एक मुझे यहाँ से लाइन ब्रेक करनी है, और एक मुझे यहाँ से लाइन ब्रेक करनी है। तो देखते हैं क्या ये वर्क कर रहा है। अभी इस तरीके से यहाँ कोई नीचे पैराग्राफ नहीं है, पैराग्राफ आएगा, देखें 3 लाइन के अंदर उसने ब्रेक कर दिया। तो BR का टैग क्या करता है, लाइन ब्रेक कर देता है। अब मैं एक और ले रहा हूँ, बड़ा पैराग्राफ ले रहा हूँ मैंने क्या लॉरेम, पहले पैराग्राफ लिया लॉरेम 50 वर्ड्स का एक पैराग्राफ ले लिया मैंने। अब मैं चाह रहा हूँ ये लाइन तो ब्रेक हो, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ यहाँ से लेके ये
लाइन तो ब्रेक हो, इसके नीचे एक अंडरलाइन भी आ जाए, जो लाइन ब्रेक हो जाए उसके नीचे अंडरलाइन आ जाए। तो उसके लिए क्या करूँगा मैं यूज़ करूँगा हॉरिजॉन्टल रूल्स HR। जैसे BR तो लाइन ब्रेक के लिए, ऐसी HR भी लाइन ब्रेक करता है लेकिन उसके नीचे एक अंडरलाइन क्रिएट कर देता है। 2 हो गई, तीसरा मैं यहाँ से कर दिया, एक मैंने यहाँ यूज़ कर लिया। मैं सेव किया इसको रिफ़्रेश किया, देखें इसने यहाँ से लेके यहाँ तक, जैसे यहाँ पर है लाइन तो ब्रेक करी, उसके साथ क्या कर दिया हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट कर दी, यहाँ पर भी एक लाइन क्रिएट कर दी, यहाँ पर भी कर दी। तो ये फ़र्क था हमारे पास BR और HR के अंदर। जो हमारा ये पैराग्राफ का टैग होता है, ये हमारे पास ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है हमारा। स्टार्ट करते हैं। पैराग्राफ लिखा, मैंने लिखा लोरेम 20 कर दिया, ये हमारा पैराग्राफ आ गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि पैराग्राफ के अंदर एक और पैराग्राफ बनाता हूँ और इसके अंदर मैंने लिख दिया हेलो वर्ल्ड, ताकि आपको समझ में आ जाए। ये अलग ही आ रहा है, मैंने इस तरीके से लिख दिया। अब देखते हैं क्या होता है। देखिए इसने सिंगल लाइन आगे जगह थी, लेकिन इसने सिंगल लाइन के अंदर एक लिया और जो दूसरा पैराग्राफ है उसने नेक्स्ट लाइन में किया। वो इसलिए क्या है कि जो पैराग्राफ है हमारे पास ये ब्लॉक एलिमेंट होता है, ये इनलाइन नहीं होता। ब्लॉक एलिमेंट ये न्यू लाइन से स्टार्ट होता है। ये पैराग्राफ मैंने पहले ही बताया आपको कि वो न्यू लाइन से स्टार्ट होता है। अब हम बात करते हैं सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट की। सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट हमारे पास क्या होती है, जैसे आपने देखा होगा कि H2 SO4 लिखा हुआ होता है या फोर्थ लिखा हुआ होता है। जैसे मैं यहाँ पर एक P का टैग बनाया, मैंने P के टैग के अंदर मैंने यहाँ लिखा फोर्थ, तो मैं चाह रहा हूँ ये TH जो है वो थोड़ा सा ऊपर हो जाए, और ऐसे में लिख रहा हूँ सेकंड का एंड ऊपर हो जाए, और कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें क्या होता है 2 नीचे होता है, C2O होता है और एक होता है CO2। कहने का मकसद ये है कि जो 2 है वो नीचे पावर के अंदर आ जाए और TH जो ऊपर पावर बन जाए। जैसे x स्क्वायर वाई स्क्वायर करते हैं तो इस तरीके से, जैसे मैंने किया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2XY इज इक्वल टू प्लस b का होल स्क्वायर। मुझे ये पूरी इक्वेशन लिखनी है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, जब ऊपर पावर लगानी है तो मैं यूज़ करूँगा सुपरस्क्रिप्ट। किस तरीके से होगा वो देखें आप। लिखा सुपरस्क्रिप्ट का SUP होता है, TH लिख दिया मैंने, ये मैंने क्या बढ़ा दिया, होगा क्या TH जो है उसके ऊपर चले जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर मैं SUP लिखा और ND कर दिया। अब ये जो इक्वेशन है इसमें भी सेम यही होगा। मैंने क्या किया, सुप यहाँ पर x स्क्वायर हो गया ये, अब प्लस ये आ गया, मैंने लिखा सुप, इसके अंदर भी स्क्वायर आ गया, सेम इसको ऐसे कर दिया। मैंने लिख दिया इसको SUP सुपर 2 लिख दिया और इसका भी पावर सेव किया, तो होगा क्या, ये पूरी इक्वेशन बन जाएगी। देखें फोर्थ TH ऊपर चले गया, सेकंड का ND ऊपर आ गया, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2XY इज इक्वल टू A प्लस B का होल स्क्वायर। अब ये CO2 पर पावर नहीं जाएगी, नीचे आएगी। तो सुपर स्क्रिप्ट से हम करते हैं कि जब पावर ऊपर होती है। अब हम कुछ ऐसी चीज़ें ले रहे हैं तो जिससे पावर नीचे आ जाए। जैसे मैंने लिखा कार्बन डाई ऑक्साइड हो गया, और एक होता है हमारे पास H2, इसको हाथ कट कर देते हैं मैंने। अब हम यूज़ करेंगे सबस्क्रिप्ट पावर नीचे कर देगा। अब मैंने लिख दिया H2H सबस्क्रिप्ट
SO4 और E=MC। अब ये स्क्वायर ऊपर जाएगा तो स्क्वायर के लिए मैंने ऊपर क्या बताया था, सुपरस्क्रिप्ट। इक्वेशन एक SO4 का ये गैप हटा लिएगा। अब इसको सेव करते हैं और देखते हैं इसका रिजल्ट क्या है। देखें, कार्बन डाइऑक्साइड H2SO4 E=MC²। ये पावर जो ऊपर गई है ये सुपरस्क्रिप्ट की वजह से गई है, जो नीचे आई है ये सबस्क्रिप्ट की उस पर आई है। तो ये हमारे पास टैक्स थे। टैक्स किस तरीके से होते हैं, अब कुछ चीज़ें और हैं, मैं इसको अगर थोड़ा कमेंट कर दूँ। सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट हो गई। अब मैं चाहता हूँ कि एक कोई मैंने लिया लॉरेम इप्सम, पैराग्राफ के अंदर ले लेता हूँ लॉरेम 20 वर्ड्स के एक पैराग्राफ। अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक कि ये डबल कॉमास के अंदर आ जाए, जो कोटेड हम लिखते हैं। तो मैं क्या करूँगा, क्यू ये हमारे पास कॉमास के अंदर आया। रिफ्रेश किया, यहाँ से लेके जो कोई अहम बात होती है, जो कोई लिखी होती है, कोई स्टेटमेंट वगैरह होता है, हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ये डबल कॉमास के अंदर आ गया। क्या हो गया हमारे पास, क्यू हो गया। अब इसके अंदर हम यूज़ करते हैं डिलीट एंड इंसर्ट। डिलीट एंड इंसर्ट के मायने, जैसे हमने पहले कोई शॉपिंग वेबसाइट वगैरह पे लिखा होता है कि शू प्राइस लिखी होती है, शू प्राइस 3000 और ये कैंसिल हुई होती है, और नेक्स्ट जो लिखी हुई होती है नाउ और जो भी होती है उसके आगे की होती है। तो वो किस तरीके से लिखते हैं, हमने क्या किया, एक लिखा हमने डिलीट का, यहाँ पर लिख दिया हमने 4000। शू प्राइस जो थी हमारे पास 4000 थी, उसको डिस्काउंट करके हमने 3000 कर दिया। डिलीट इंसर्ट क्या करना है, उसके अंदर इंसर्ट कर दो 3000। शू प्राइस 4000 एक स्ट्राइक आ गई, और इसके अंदर एक अंडरलाइन खुद ही आई है क्योंकि हमने ये डिलीट कर दो, इसको इंसर्ट कर दो, डेल इंसर्ट। ये हमने शॉपिंग वेबसाइट वगैरह के अंदर हम देखते रहते हैं। तो ऐसे एक होता है हमारे पास स्ट्राइक का। सेम काम कर लें, या कह सकते हैं कि कोई हमें लाइन जा रही है, जैसे ये मैंने पहले लाइन लेता हूँ, इसके अंदर मैंने एस का टैग लगाया, मुझे स्ट्राइक करनी है यहाँ से लेके यहाँ तक के लाइन कट करनी है। एक ये लाइन हो गई। अब मैं यहाँ पर उसी से रिलेटेड एक और देता हूँ कि 4000, यहाँ पर 9000 कर दिया मैंने, इसको मैंने कर दिया स्ट्राइक के अंदर, और नाउ अभी की मैंने लिख दी 4000। ठीक है, सेम काम कर रहा है ये, लेकिन यहाँ पर एक अंडरलाइन आ जाता है, वो वाला काम नहीं करता है। हमने डिलीट, डेल, इंसर्ट, स्ट्राइक वगैरह देख ली। अब हम देख रहे हैं कि हमने कोई अगर पैराग्राफ लिया हुआ है तो उसके दरमियान हम गैप कैसे देंगे, स्पेस कैसे देंगे। वाइट स्पेस जो कहलाता है हमारे पास, क्या मैं इस तरीके से स्पेस दे दूँ, क्या ये हमारा रन करेगा, काम करेगा हमारा? ये कुछ भी असर नहीं हो रहा इस पर। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, हमने जैसे मुझे यहाँ स्पेस देना है, वाइट स्पेस थोड़ा ज़्यादा देना है, तो मैंने किया एंड NBSP। मैं सिर्फ इतना राइट करूँगा, यहाँ पर एक स्पेस क्रिएट हो जाएगा। देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक के पहले ऐसा नहीं था। अब आपको ज़्यादा वाज़ेह दिखे तो मैं इसको मैंने लिख दिया 3-4, रिफ्रेश किया, देखें इसने स्पेस क्रिएट कर दिया, वाइट स्पेस जो हमारा कहलाता है। तो ये हो गया। अब हम यूज़ करेंगे कि एब्रीवेशंस वगैरह हम कैसे यूज़ करते हैं।
ABB एब्रीविएशन। अब इसमें मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ लिख दिया CTOR डॉक्टर, मैं लिख दिया डॉक्टर रिजवान इकबाल। और एक दो चीज़ और कर देता हूँ मैं, इसे मैंने कर लिया PROF प्रोफेसर, मैं लिखा प्रोफेसर खालिद इकबाल जिलानी, मैंने ये नाम लिख दिया, सॉरी ये हमारे पास आ गया। इसको हम ले लेते हैं, ये दरअसल एक पी के टेक के अंदर आ जाएगा। और इसको इस तरीके से आ जाएगा। सेम यहाँ पर जो मेरा नाम लिखा है पी का टैग लिए, उसके अंदर मैंने नाम को किया। मैं रिफ्रेश करूँगा तो देखें DR के मायने क्या देगा, ये डॉक्टर होता है, हमें पता नहीं कि क्या लिखा हुआ है DR रिजवान इकबाल। और ऐसे ही प्रोफेसर खालिद इकबाल जिलानी की PROF की इसने फुल फॉर्म इसने बता दी। सेम एक और चीज़ होती है हमारे पास, वो खिलाती है पी का टैग लिया, इसके अंदर मैंने किया एक्रोनियम्स। एक्रोनियम्स के अंदर जैसे मैंने लिखा पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, मैंने यहाँ लिख दिया PIA। LOREM 5 कुछ भी टैक्स आ सकता है इसके बारे में। मैं जब रिफ्रेश करूँगा यहाँ पर PIA क्या है, मुझे तो पता है कि PIA पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन है। तो जिसको पता नहीं हो तो वो इस तरीके से हमें कर सकते हैं, जैसे हम और करेंगे तो ये बता देगा कि टूल टिप के पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन है। ये हमारे पास हो गया, एब्रीविएशन भी हो गई, एक्रोनिम्स भी हो गए। अब नेक्स्ट हम देखते हैं सिमेंटिक मार्कअप्स। सिमेंटिक मार्कअप्स क्या होते हैं? सिमेंटिक मार्कअप्स है, जैसे मैंने पी का एलिमेंट लिया, मैंने लिया लॉरेम 10 किया। सिमेंटिक मार्कअप्स सेम जैसे हमने ये यूज़ किया था, बोल्ड किया था, इटैलिक बोल्ड किया था, बोल्ड के लिए बी का टैग यूज़ किया था, इटैलिक के लिए मैंने आई का टैग यूज़ किया था। सेम मैं यहाँ पर बोल्ड करूँगा तो बोल्ड करूँगा मैं स्ट्रॉन्ग के टैग से, और इटैलिक करूँगा तो वो करूँगा मैं EM के टैग से। वो यूज़ इसलिए करते हैं, काम हमारा सेम होता है, कोई फ़र्क नहीं होता। बस सिमेंटिक टैग जो एलिमेंट्स होते हैं उसको यूज़ करने से हमारा जो वेब ब्राउज़र वो अच्छी तरीके से समझ जाता है कि क्या डिफ़ाइन हुआ है। उसको बेहतर डिफ़ाइन करने के लिए हम सिमेंटिक टैग्स वगैरह यूज़ करते हैं। ये हमारे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अगर मुझे अपनी सर्च इंजन वगैरह लगानी, रैंकिंग वगैरह करनी है, और जो मैं लिख रहा हूँ उसको प्रॉपर ब्राउज़र को डिफ़ाइन हो जाए, समझ आ जाए, तो उसके लिए मैं सिमेंटिक टैग यूज़ कर सकता हूँ। सिमेंटिक टैग्स एलिमेंट के अंदर कौन कौन से, पहले मैंने लिखा स्ट्रॉन्ग क्या करेगा मेरे पास, जैसे बोल्ड काम कर रहा था, सेम काम ये स्ट्रॉन्ग करेगा। यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने क्या कर दिया, बोल्ड कर दिया इसको। अब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से लेके तक इसको इटैलिक कर दो, EM काम सेम वही है उनका, लेकिन क्या इसमें ये हमारे वेब ब्राउज़र वगैरह के लिए यूज़ होता है हमारा। तो इस तरीके से हमारा ये टेक्स्ट का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ HTML5 के अंदर। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि उसके अंदर अब क्या यूज़ करेंगे। अब हमारे पास मौजूद होती हैं, हम टेक्स्ट को हटा देते हैं, इसको हम करेंगे लिस्ट।
लिस्ट हम स्टार्ट करेंगे। लिस्ट 3 तरीके की होती है ऑर्डर लिस्ट होती है, एक अनऑर्डर लिस्ट होती है और एक होती है डेफिनेशन लिस्ट। तो ऑर्डर लिस्ट का जो हमारे पास सिंटैक्स है वो क्या है, ओ एल, ऑर्डर लिस्ट। हमने इस तरीके से कर ली, इसके अंदर हमारी लिस्ट क्रिएट होगी। तो क्रिएट क्या होगी, एल आई हमारी लिस्ट है, इंटर किया मैंने, लिख दिया है यहाँ पर जो एम ई होम, सेकेंड मैंने कर दिया APOUT अबाउट, होम अबाउट कॉन्टैक्ट। तो रिफ्रेश करता हूँ तो ये हमारे पास क्या आ गई, एक लिस्ट बनी हुई आ गई। उसके अंदर पहले नंबर पे हमारी होम, सेकंड पे है अबाउट, थर्ड पे है कॉन्टैक्ट। तो ये नंबरिंग जो हुई हुई आई है हमारी, ये ऑर्डर लिस्ट है, तो जब ही हमारी नंबरिंग हुई हुई आई है। सेम इसको मैं कुछ और भी कर सकता हूँ, जैसे मैंने LI किया, मल्टीप्लाई बाय मैंने कर दिया 5, और उसके अंदर मैंने क्या काम करना है, मैंने लिख दिया मंडे, सॉरी मैंने मल्टीप्लाई बाय 5 कर दिया। अब इसके अंदर मैंने लिख दिया मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। रिफ्रेश करूँगा, ये नंबर वाइज हमारे पास हो जाएंगे। अब सेम जैसे हमारे पास ये है ऑर्डर लिस्ट है, सेम अनऑर्डर लिस्ट भी इसी तरीके की होगी। उसमें क्या है, सेम वाले UL लग जाएगा बस। अनऑर्डर लिस्ट काम बिल्कुल सेम ये होगा, फ़र्क देखिएगा दोनों में। ये ऑर्डर लिस्ट है, नंबरिंग के साथ आएगा, ये हमारे पास ऊपर नीचे है। अब मैं चाह रहा हूँ कि जो मेरे पास ऑर्डर लिस्ट है, ये लिस्ट तो है, उसके अंदर भी एक नेस्टेड लिस्ट बन जाए, और यहाँ पर भी ये किसी भी लिस्ट के एक एलिमेंट के अंदर मैं नेस्टेड लिस्ट बना लूँ। मैं चाह रहा हूँ कि जैसे ये वेडनेसडे है ये, अब मैं यहाँ पर इसके अंदर मैंने आर्ट्स बना देता हूँ। एक मैंने क्या किया, इसके अंदर मैं ऑर्डर भी बना सकते, अनऑर्डर भी बना सकते। मैंने इसके अंदर अनऑर्डर बना रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। मैंने लिख दिया 2 hours, 3, 4, ये कुछ भी हो सकता है। और इसके अंदर मैं कर देता हूँ एक ऑर्डर लिस्ट, मैंने लिख दिया डेट ऑफ OL। समझाने का मकसद ये है कि आप कोई सी भी लिस्ट कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने लिख दिया 2 मैं रिफ्रेश करूँगा तो वेडनेसडे के अंदर हमारे पास 2 और 3 और 4 एक अनऑर्डर लिस्ट बन गई, और ऐसे यहाँ पर मैंने यहाँ पर डेट नाम का दे दिया, तो उसके अंदर एक ऑर्डर लिस्ट बन गई। तो आप यहाँ से ऑर्डर लिस्ट भी बना सकते हैं, अनऑर्डर लिस्ट भी बना सकते हैं। अब आते हैं हमारे पास, ये ऑर्डर हो गई, एक होता है हमारे पास DL, डेफिनेशन लिस्ट। अंदर क्या होता है, एक होता है DT टर्म, उसमें हम यूज़ करते हैं, जैसे मैंने कर दिया SCIE साइंस, क्योंकि मुझे साइंस की डेफिनेशन चाहिए, और उसकी DD डेफिनेशन डेटा। इसके अंदर मैं क्या करूँगा, मैंने लिख दिया, इसकी एक डेफिनेशन लिख दी मिसाल के तौर पे। अब मैं लिख रहा हूँ कि मुझे एक DT चाहिए, उसके अंदर बायोलॉजी। सेम मैं क्या करूँगा, DD और 5 कर दिया मैंने। उसके बाद मुझे एक और बना लेता हूँ, मैं कहता हूँ कि डेटा की डेफिनेशन। मैंने DT कर दिया, वो क्या करेगा, लोरेम 10th। अब होगा क्या, ये एक डेफिनेशन, ये हेडिंग्स बन जाएगी, उसके अंदर ये उसका टेक्स्ट हो जाएगा, सेम ये हो जाएगा। तो उसमें सेम ये लिस्ट बन रही है, ये एक लिस्ट हो गई, लिस्ट के एक एलिमेंट हो गया, ये उसका डेटा हो गया, ये एक लिस्ट का एलिमेंट हो गया, ये DT एक हो गया। रिफ्रेश किया, ये देखें साइंस बायोलॉजी डेटा, ये जो है हमारे पास एक लिस्ट क्रिएट हो गई है, उसके अंदर इसका डेटा ये आ गया। ऑर्डर भी देख लिया, अनऑर्डर भी देख ली, और डेफिनेशन भी देख ली। तो नेक्स्ट हमारे पास लिस्ट हो गई।
अब आते हैं हम लिंक्स के ऊपर। हमारे पास लिंक्स जो होते हैं, दो तरीके के लिंक्स होते हैं। एक होता है हमारे पास एब्सोल्यूट और दूसरा होता है हमारे पास रिलेटिव। एब्सोल्यूट कौन से होते हैं, जैसे कि मैंने कोई पाथ लिया, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ, मैंने एंकर का टैग बनाया, href यहाँ पर रेफरेंस देंगे, और मैंने यहाँ लिख दिया फेसबुक, और मैंने यहाँ लिख दिया https मैंने लिख दिया google.com। www.google.com यहाँ गूगल कर लेता हूँ मैं, कि यहाँ पर क्लिक करूँ, क्लिक हेयर, इसके ऊपर पूरी लाइन के ऊपर एक हमारे पास एक बना हुआ आ जाएगा। तो ऐसा कर लूँ तो और अच्छा हो जाएगा। तो होगा क्या, ये मैंने एक एब्सोल्यूट पाथ दे दिया। जब इसके ऊपर कोई भी क्लिक करेगा तो हमारे पास ये गूगल की ऑफिशियल वेबसाइट पे ले जाएगा। मैं यहाँ पर आया, अब मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक हेयर, योर फाइल कुड नॉट बी एक्सेस्ड। ये शायद मैंने लिंक वाले डाल दिया। ठीक है, ये हमारे पास गूगल के ऊपर लेके आ गया। तो ये हमारे पास कहलाता है एब्सोल्यूट पाथ। और इसी तरीके से हमारे पास मौजूद होता है एक रिलेटिव पाथ। रिलेटिव पाथ जो हमारे सिस्टम वगैरह के अंदर मौजूद होगा, हम वहाँ से इसको दे देंगे। जैसे मैं इसको करके दिखा देता हूँ आपको। मैंने यहाँ पर लिया इंडेक्स का पेज है, मैंने किया एक अबाउट का पेज बना लेता हूँ, और ये about.html एक कर लिया मैंने, contact.html, ये तीन फाइल मेरी हो गई। यहाँ कर लिया मैंने, यहाँ करा मैंने अबाउट, और यहाँ पर मैंने एक अनऑर्डर लिस्ट बनाई, एक मैंने यूएल कर ली, उस यूएल के अंदर मैंने तीनों बना दिया। पे लिखिए मैंने होम जो है हमारे पास इंडेक्स की वाली फाइल है, सॉरी li के अंदर एक टैग दे दिया मैंने, उसके अंदर मैंने कर लिया, इसका नाम है होम, और पर हेडिंग दे देता हूँ एक, ये अबाउट पेज है, अबाउट पेज आ गया। अब जब मैं यहाँ से एक पाथ दूंगा, जैसे मैंने ये किया, तो मुझे ये क्या दे रहा है, 3-4 फाइल्स दे रहा है। होम कौन सी है, इंडेक्स की। तो ये हमारा कहलाता है रिलेटिव पाथ, जो हमारी फाइल्स वगैरह के आपस में सिबलिंग्स हैं या पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन जो भी कुछ हो, उस तरीके से। होम कर दिया मैंने, सेम में आया यहाँ पर मैंने कर दिया, मुझे जाना है कॉन्टेक्ट के अंदर, कॉन्टेक्ट, और अबाउट वाला भी कर लेता हूँ कि रिफ्रेश होगा। ये अबाउट की फाइल आ गई, अबाउट का पेज आ गया। सेम मैंने कॉन्टेक्ट के लिए करना है, यहाँ कर दिया मैंने कॉन्टेक्ट, अब यहाँ पर भी सेम पाथ। अगर मुझे होम पे जाना है तो मैं कहाँ जाऊँगा, डायरेक्ट index.html के ऊपर, ये 2 लगा है। तो ये आपस में जो यहाँ की पाथ होंगे उसको नेविगेट करवाएगा, डॉट/ करके पाथ दे देगा। कॉन्टेक्ट पेज है, और ये हमारे पास इंडेक्स पेज है जो था हमारे पास। अब इंडेक्स पेज के ऊपर भी हमने काम नहीं किया, तो इंडेक्स के ऊपर भी हम कहाँ गया हमारा, मैंने कर दिया होम पेज, होम आ गया, इंडेक्स आ गया, सेम काम करेगा ये। अब मैं रिफ्रेश किया, मेरे पास क्या आ गया। अब मुझे नेविगेट कराना है एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर। होम पे हूँ मैं, होम पे हूँ,
ठीक है। होम से मैं गया कॉन्टेक्ट के ऊपर, ये कॉन्टेक्ट पेज के ऊपर आ गया। मैं यहाँ से अबाउट पे चले गया, अबाउट पेज पे आ गया, मैं दोबारा होम पे आ गया। तो ये हमारे थे रिलेटिव पाथ। अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, ये इनर भी हो सकता है। मैं कहता हूँ कि CHILD चाइल्ड के अंदर मैंने एक और फाइल बना दी। अबाउट की जगह मैंने उसको अंदर दे दिया portfolio.html। पोर्टफोलियो दे दिया है नाम पर इसको, सॉरी। यहाँ पर मैंने एक UL बनाई, LI ये बनी हुई है मेरे पास। गया अबाउट के ऊपर, यहाँ से मैंने कॉपी करी, पोर्टफोलियो हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मैं होम से होम पे आ गया, ठीक है। अब मैं आ गया कॉन्टैक्ट के ऊपर, कॉन्टैक्ट के ऊपर से मैं अबाउट पे आ गया। इसे काम कर, जैसे मैं पोर्टफोलियो पे गया, पोर्टफोलियो पेज पे आ गया। लेकिन जब मैं होम के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये कह रहा आपकी कोई फाइल नहीं है ऐसी। ये अबाउट पे गया, फाइल तो है हमारे पास। ये पोर्टफोलियो कैसे कर रहा है, तो वजह ये है कि जब मैं पोर्टफोलियो पे हूँ तो मुझे फ़ोल्डर के बाहर जाना पड़ेगा। फ़ोल्डर के बाहर कैसे जाए होंगे हम बताता हूँ आपको। मैंने डबल डॉट स्लैश किया तो ये फ़ोल्डर के बाहर आ गया। मुझे मिली कि इंडेक्स है कोई, तो हम पहले फ़ोल्डर के बाहर आएंगे। तो ये इसका अभी ये इसका पेरेंट चाइल्ड का है, मैं इसके ऊपर आ गया, इसके पेरेंट के ऊपर आ गया। तो इसके आपस में ये सिबलिंग्स है। इसको सेव कर लिया मैंने। मैं जब इसको रिफ़्रेश करूँगा, मैं अबाउट पे आया, होम पे आया, कॉन्टैक्ट पे आया, सब जगह बिल्कुल ये सही चल रहा है। तो ये था, हमने पहले एब्सोल्यूट लिंक भी देख लिया, हमने रिलेटिव भी देख लिया। और अब हम नेक्स्ट देखते हैं अपने इमेजेस के, इमेजेस कैसे काम करते हैं हमारे पास HTML पे। इसको हटा देता हूँ। मैंने यहाँ लिखा अब इमेजेस के लिए मैं क्या करूँगा, IMG का टैग लगा दूँगा। IMG का टैग लगाया, वहाँ जाके देखता हूँ कुछ हुआ। कुछ भी हमारे पास अभी रिफ़्रेश नहीं हुआ। सॉरी, मैंने ये इसके अंदर कर दिया। तमाम फाइल्स में हटा देता हूँ। मैं इंडेक्स के अंदर रिफ्रेश किया, इमेजेस आ रहा है और कुछ भी शो नहीं हो रहा। तो यहाँ पर हम देते हैं इमेजेस के अंदर में क्या मिलता है, IMG का टैग होता है, SRC होता है, ALT जो हमारे लिखा है ऑल्ट, और एक होता है टाइटल का, ठीक है। तो हम दोनों तीनों चीज़ें देंगे। सबसे पहले ये हमारा जो सोर्स होता है ये हमारे पास ऑनलाइन भी हो सकता है, जो हमने कहा था एब्सोल्यूट भी हो सकता है और रिलेटिव भी हो सकता है। एब्सोल्यूट के लिए मैंने जैसे कार लिखा तो यहाँ पर कुछ कार की इमेजेस आ जाएंगी। जैसे मैंने इस कार का राइट क्लिक किया, कॉपी इमेज एड्रेस ले ली। ये मेरे सिस्टम के अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन मैंने इसका पाथ ले लिया, ठीक है। अब मुझे जो करना है, अब दिस इज अ कार, और यहाँ लिखते हैं मैंने कार इमेज। ये कर क्या रहा हूँ ये आप सिर्फ अभी देखिएगा। मैंने यहाँ पर एक एब्सोल्यूट लिंक लिया था, ये कार की इमेज आ गई, ये एब्सोल्यूट थी। अब जब मैं इसके ऊपर होवर करता हूँ तो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है दिस इज़ अ कार। ये हमारे पास टाइटल काम करता है एज अ टूल टिप। बहुत सारे ब्राउज़र्स को सपोर्ट करते हैं। तो दिस इज़ अ कार, ये हम टाइटल देते हैं। इसने बता दिया, कोई भी होवर करेगा तो इसने बता, कोई ऐसी भी चीज़ होती है जिसको हमें पता नहीं है तो हमने इसको दे दिया। ये ऑल्ट कहाँ गया, ऑल्ट तो कुछ नहीं आया। तो हम
जब इमेज हमारे पास शो नहीं होती, कोई प्रॉब्लम हुई भी होती है या कोई फॉर्मेट सही नहीं होता, जैसे यहाँ जेपेग लिखा हुआ है, इमेज लिखा हुआ है, मैं इसको हटा देता हूँ कि मेरी इमेज ख़राब हो जाए, तो फिर क्या नज़र आता है हमारे पास। रिफ़्रेश किया, बिल्कुल सही हो रही है, सही है। अब मैंने इसको लिंक ख़राब कर रहा हूँ मैं। देखिए यहाँ आ गया कार इमेज, मतलब कोई इमेज जब शो नहीं हो रही होगी तो कार इमेज हम शो करवा देंगे। ये हमने एब्सोल्यूट दिया हुआ है पाथ। अब हम कुछ कोशिश करते हैं कि हम पाथ दें। हमारे फ़ोल्डर के अंदर मैंने कुछ इमेजेस रखी हैं और इमेजेस ये हैं, तो मैं इसका एब्सोल्यूट पाथ कैसे देता हूँ, मैंने स्लैश, ये मैं इसके इमेजेस में आया, मैं इमेज 1 दे इसको दे दिया, ऑल दे दिया, दिस इज कार, ये मैंने टाइटल आ गया कार, ये एज अ टूल टिप वाला काम करेगा। और ये जो है मेरे पास ये काम करेगा जब इमेज कोई शो नहीं हो रही होगी, तो सिर्फ कार लिख दिया मैंने। और एक और मुझे कोई इमेज लेनी है, 2 कर दिया, ऐसे मैंने यहाँ पर 3 कर दिया, फॉर्मेट सेम है, फॉर्मेट मैं वहाँ पर गया कंट्रोल C, ये मैंने 3 इमेजेस ऐड करी हैं, तीनों इमेजेस यहाँ पर आ गई। तो पहले वाली जो थी ये मेरे पास एब्सोल्यूट पाथ था इसका, और ये मेरे पास आ गया इसका रिलेटिव पाथ। अब मैं इसके अंदर एक और काम कर सकता हूँ कि इसको पहली इमेज है, इसको मैं विड्थ और हाइट दे सकता हूँ। मैंने विड्थ दे दी इसको 200 और हाइट दे दी 300 पिक्सल्स। इसकी मैंने 200 और 300 दे दी विड्थ और हाइट। चलिए मैं इसमें आखिर वाले में दे देता हूँ। मैंने दे दी इसकी विड्थ 400, हाइट 400 बाय 400, ठीक है, 400 बाय 400 मैंने इसकी साइज़ दे दिया। अब मैं इसको ऐसा भी कर सकता हूँ, जैसे ये यारी इमेज है, किसी पैरा के अंदर लिखनी है या कोई पैराग्राफ है लॉरेम, अब उसके आखिर में भी आ सकती है कोई इमेज, ऐसा भी हो सकता है। या आप लोग ये देखेंगे अमूमन ये पैराग्राफ है, इसके आखिर में आ गई है, ये इमेज शुरू हो रही है, फिर पैराग्राफ है, और बिटवीन द पैराग्राफ इमेज। इसका हम स्टाइल मुख्तलिफ तरीके से कर सकते हैं। देखें ये बीच में आ गई, ये पहले पैराग्राफ आ गई, फिर इमेज आ गई, ये हमारे पास स्टार्ट हो रही है इमेज से, फिर पैराग्राफ के दरमियान ही हमने जो टेक्स्ट यूज़ हो रहा है उससे पहले हम इमेज यूज़ कर ली, हमने सेंटर में कर ली। इसको अलाइन सेंटर वगैरह सब चीज़ हम दे सकते हैं। ये तो गई हमारे पास इमेज एब्सोल्यूट पाथ, और जो कुछ था हमने दे दी, इसको कमेंट किया। अब हमारा आता है फिगर कैप्शन, ये मैं बता गया फिगर कैप्शन। तो मैं सबसे पहले यूज़ करूँगा ये आया मेरे पास पहले फिगर, ये ले लिया, इसके अंदर यहाँ पर आ गया इमेज आ गई, कोई इमेज दे दी इसको, इमेज 1 दे दी, इसको विड्थ दे दी 200, टेक्स्ट दे दिया। अब कैप्शन क्या देना है इसको, अब वो कुछ भी हम कैप्शन इसके अंदर दे सकते हैं जो इमेज के लिहाज से हो, जो हमें लगाना होगा। मैं कॉपी किया और रिफ्रेश किया तो ये इमेज है और इसका कैप्शन आ गया फिगर। तो इस तरीके से हम फिगर कैप्शन यूज़ करते हैं। इसको कमेंट कर दिया ताकि हम आगे देखें अपना।
तो उसके बाद ये तो इमेजेस हो गई, इमेज कंप्लीट हो गया। फिर हमारे पास आता है टेबल। अब टेबल कैसे काम करता है अब वो देखते हैं। टेबल के अंदर कुछ रोज़ होती हैं और कुछ कॉलम्स होते हैं। जैसे मैंने यहाँ किया टेबल, तो उसके अंदर TR होगी और उसके अंदर TD हमारे पास डेटा टर्म होते हैं। उसके अंदर हम कॉलम भी कह सकते हैं। जैसे कि ये मेरा होल टेबल है, उसके अंदर एक पहली रो है, फर्स्ट रो है, और फर्स्ट रो के अंदर क्या है, पहला कॉलम, फिर मैंने कर दिया दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इसको दे देता हूँ, को मैंने डेज दे दिया, उसको मैंने डेट दे दी, इसके अंदर मैंने दे दिया स्टेटस क्या है इस बंदे का। तो ये हमारे पास एक ये फर्स्ट रो है, सेकंड रो, थर्ड रो, सॉरी ये आ गया, इसमें मैं कर दूंगा। अब डेटा उसके अंदर इंसर्ट करना है सेकंड रो के अंदर से। लिखते हैं मंडे है और डेट जो है वो 22/02/2022। यहाँ पर मैंने कर दिया एब्सेंट है। थर्ड रो मंडे, ये तारीख है, ये प्रेजेंट है। कोई और हो सकता है इसके अंदर, जैसे कि मैं यहाँ एक नेम की भी ऐड कर दूँ, तो नेम को कर दिया मैंने यहाँ पर, नेम कर दिया मैंने रिजवान, इकबाल, और मंडे के दिन एक प्रेजेंट है, 2 एब्सेंट है। ये मैंने सिंपल सा डेटा बनाया है। होगा क्या, अब ये देखिएगा, रिफ़्रेश किया मैंने, रिफ़्रेश करने के बाद ये नेम आ गया, डेज आ गया, डेटा आ गया, स्टेटस, ये तमाम हमने ये एज ये हेडर बन गया, और ये जो है हमारे पास ये तमाम डेटा बन गया उसके अंदर जो इंसर्ट किया था। तो ये हमारे पास बेसिक टेबल है। अब मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ, अगर मैं इसको रिप को हटा देता हूँ, मेरे पास को कितने आने चाहिए, जो देखिए नेम के नीचे नेम आना चाहिए, डेज डेट किया हुआ है। रिफ़्रेश करता हूँ मैं इसको, देखें नेम के नीचे क्या आ गया, मेरे पास मंडे आ गया, आना चाहिए खाली। तो अगर मुझे कुछ नाम नहीं लिखना तो, और ये ज़रूरी खाली नहीं छोड़ सकता, तो मैंने भले मुझे अपना नेम नहीं है तो मैंने इसको एम्प्टी छोड़ दिया। ये सब अपनी जगह पे सेम रहेंगे। ये था हमारा बेसिक टेबल। अब टेबल के अंदर कुछ और करते हैं। अब मैं एक और टेबल बनाता हूँ, क्रिएट किया टेबल। उस टेबल के अंदर मेरे पास से TH पहले होती है, मेरे पास TR एक रो हो गई। ये जो रो है मैं इसके ऊपर एक हेडर बना रहा हूँ, तो TH जिसे मेरा TD काम कर रहा था, सेम ये काम TH करेगा। इसमें ये करेगा क्या कि हमारे पास कॉलम्स तो बनाएगा, उसको बोल्ड वगैरह कर देगा कि आसानी से हमें इंडिकेट होगा। ये मैंने लिख दिया नेम, लिख दिया डेस, डेट लिख दी, और मैंने यहाँ लिख दिया क्लास। इसको चेक करते हैं कि किस तरह की नज़र आ रहा है। देखें सेम काम इसने किया है, बस यहाँ मैंने TD हेडर के लिए TD यूज़ किया है, इसके लिए मैंने क्या यूज़ किया, TH। अब इसको एक को सेट करके कंट्रोल डी करके क्लिक कर सकते हैं। अगर मैं स्टाइल तो हम बाद में करेंगे, सिंपल मैं दिखाऊँ आपको। बॉर्डर 1px, सॉलिड रेड, ये हमारे पास तीनों कॉलम्स नज़र आ रहे हैं।
ये हमारे पास होल टेबल है, उसके अंदर ये रेड से जो है कॉलम्स हैं। अब मुझे करना है उसके अंदर डेटा इंसर्ट करना है। मैंने क्या किया, TR लिया। मुझे फर्स्ट स्टूडेंट का करना है पहले तो TD, क्योंकि मुझे बोल्ड नहीं करना, मुझे सेम डेटा इंसर्ट करना। नेम क्या है उसका, रिजवान नाम है उसका, और TD डे कौन सा है, मंडे है, डेट क्या है 22/2012 लिख दिया। सेम डे सेम, इकबाल नाम का है कोई, और एक क्लास भी है हमारे पास TD। फोर्थ लिख दिया मैंने। ये एब्सेंट के लिए टेबल बन रहा है, जैसे कि तमाम क्लासेस का में हो सकते हैं एब्सेंट। अब ये बता रहा है क्लास 5th के अंदर है, सेम डे के अंदर ये भी एब्सेंट है, और ये दोबारा TD क्लास 4th का है। इसको हम देखेंगे तो हमारे पास एक प्रॉपर टेबल आ गया ये, जो हम देख रहे हैं अभी। अब इसमें हम कुछ और कर सकते हैं जी, जैसे मैं इसमें हम जो हमने पहले पढ़ा, जैसे ये यहाँ रिजवान लिखा हुआ है, तो मैं इसको बोल्ड भी कर सकता हूँ। मैंने B का टैग लगाया या रिजवान, यहाँ जैसे कि बोल्ड कर दिया। जो कुछ हम कर सकते हैं, जैसे TH मैंने बताया था कि ये क्या है, सुपर स्क्रिप्ट है TH, मतलब कि टेबल के अंदर तमाम ऑपरेशंस हमारे परफॉर्म होंगे। ये बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। अब हम पढ़ते हैं कि कॉल स्पैन क्या होता है और रो स्पैन क्या होता है। मैंने थोड़ा सा और डेटा यहाँ से इंसर्ट कर लिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर बॉर्डर, सॉरी, स्टाइल, और ये बॉर्डर, बॉर्डर ब्लैक, मैंने इनर स्टाइल दिया और सबके अलग अलग बॉर्डर्स आ गए, हॉल ब्लैक ये था। अब मुझे करना है कि ये जो कॉलम्स हैं ये हमारे पास सिंपल ये आ गया। अब वो कॉल स्पैन और जो हमारे पास रो स्पैन है, उसके लिए हमें एक न्यू एग्जांपल करनी पड़ेगी टेबल की, वो करते हैं। इसमें थोड़ा सही से होगा नहीं। अगर इसमें भी हम देखें तो चलो वो नेक्स्ट कर लेते हैं, हम एक और हमने टेबल बना लेते हैं। टेबल हम ऊपर बनाएंगे कि नज़र है। इसको हमने कमेंट कर दिया, मैंने इसको कमेंट कर लिया, तो इसको रिफ्रेश एक बार किया, ये इस तरीके का हो गया। अब एक को ये एग्जांपल ले लेते हैं हम। मैंने टेबल क्रिएट किया, उसके अंदर मैंने TR ली, फर्स्ट रो TH ले लिया। उस TH के अंदर सबसे पहले मैंने ले लिया कि डेज होंगे, और दूसरा TH ले लिया मैंने टाइमिंग्स आएंगे, टाइमिंग से जैसे कि 9 AM, 10 AM, AM, 3 टाइम से 9 से लेके 11, एक और कर देते हैं 12, ये 3 हमने दे दिए। फ्रेश किया, हमारे पास ये आ गया। अब जब तक इसको स्टाइल नहीं देंगे हमारे ये थोड़ा समझ में नहीं आएगा। बॉर्डर सॉलिड ब्लैक। अब सेकंड रो के अंदर इसका डेटा इंसर्ट करते हैं। मैंने कह दिया TR रो और TD। अब फर्स्ट
जो कॉलम में आएगा डे कौन सा है, मंडे है, मंडे आ गया। दूसरा मैंने लिखा TD, उसके अंदर 9 बजे हमारे पास कौन सा सब्जेक्ट है, जैसे कि मैंने लिख दिया 9 बजे मेरा है इंग्लिश मंडे वाले दिन। अब 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे मैं कह रहा हूँ TD कॉल स्पैन 2, ये क्या करेगा, अब 9 बजे के लिए, एक मिनट, सही, कॉल स्पैन 2। अब ये हो गया हमारे पास मैथ्स का। मंडे वाले दिन इंग्लिश तो 9 बजे होगा, 10 बजे से लेके 11 बजे तक मेरा कौन सा होगा, मैथ्स का होगा। और लास्ट मैंने एक और दे दिया TD केमिस्ट्री, सेम। अब मैं दूंगा यहाँ पर, फर्स्ट है मेरा इंग्लिश, मैंने यहाँ दे दिया इसको उर्दू, और ये ट्यूसडे होगा। कॉल स्पैन यहाँ दे दिया मैंने 3, जब 3 दूंगा तो 3 घंटे होगा, मतलब 9, 10, 11, 9 से लेके 11 बजे तक की मेरा उर्दू होगा। फिर मेरे पास कॉल स्पैन अगर मैं हटाऊँ तो 12 बजे मेरा मैथ्स हो जाएगा। तो केमिस्ट्री कब होगा, फिर केमिस्ट्री नहीं होगा हमारा। अब इसको रिफ्रेश करते हैं, देखो ठीक है, 9 बजे एक ही है। अब 10 से लेके 11 तक मेरा मैथ्स है, ये यहाँ तक है। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए काम करते हैं, इसको बॉर्डर देते हैं, कंट्रोल डी, स्टाइल दे दिया मैंने इसको BORDER बॉर्डर। सॉलिड रेड, ये मंडे वाले दिन इंग्लिश 9 बजे, मैथ्स कब तक है, 10 और 11, 2 पीरियड के अंदर है। ऐसे उर्दू मैंने कॉल स्पैन 3 किया, तो 1, 2, 3 ये हो गया मेरे पास कॉल स्पैन। कॉल स्पैन हमें बताया। अब होगा रो स्पैन। रो स्पैन में क्या होता है कि जैसे कि मैंने यहाँ लिखा मंडे और ट्यूसडे को मुझे यहाँ पर है, यहाँ पर केमिस्ट्री है या मैथ्स में कह रहा हूँ कि यहाँ पर दोनों में ये केमिस्ट्री हो। एक दिन जैसे क्या होता है, कभी कोई फ्री हो जाता है या नहीं होता, एक्स्ट्रा कोई टीचर्स नहीं आ रहा होता, तो हम एक फ्री जो पीरियड होता है कुछ टाइम के लिए दूसरे टीचर को भी दे सकते हैं। तो मैं चाह रहा हूँ मैथ्स के उसमें भी केमिस्ट्री आ जाए, क्योंकि मैथ्स यहाँ पर एक बार हो चुका है। तो इन दोनों का मैं केमिस्ट्री दे दूँगा। यहाँ पर मैं लास्ट में मैं यहाँ दूंगा रो स्पैन 2, यहाँ से मैथ्स को हटा लूँगा। केमिस्ट्री क्या करेगा, ये रो और इसके नीचे की जो रो है वो एक कर देगा। देखिए केमिस्ट्री दोनों दिन है, तो सेम कॉल स्पैन हमारा कॉलम्स को करता है और रो स्पैन हमारा रो को एक कर देता है, मर्ज कर देता है आम अल्फाज में। हम एक टेबल क्रिएट करें एग्जाम्पल के तौर पे। अब हम देखेंगे कि टी हेड क्या होता है, टी बॉडी क्या होता है, टी फुटर क्या होता है। हेडर में काम करने के लिए हम हेडर यूज़ करेंगे। टी हेडर हो गया, इसके अंदर हमने TR लिया, सेम उसमें TH, ये TH के अंदर मैंने लिख दिया यहाँ पर डे या डेट कर लेते हैं, दूसरा आ जाएगा इनकम, तीसरा आ गया हमारे पास एक्सपेंस। टी हेड हो गया, ये हमारा हेडर होगा। मैं बता रहा हूँ टी बॉडी के अंदर में बस TR आएगा, जो हमें इंसर्ट करना है। तारीख क्या है 03 और दूसरा महीना, ये तारीख आ गई। ये गलती करती TD के अंदर होगा ये,
एक्सपेंस हमारा 4000, इनकम हमारी 40,000 आ गई, एक्सपेंस हमारा 35,000 आ गया। सेम हमने रोल्स ले ली, इसमें डेटा चेंज होते रहेगा, कुछ भी कर सकते हैं, डेट भी चेंज हो सकती है, फिर वैल्यूज़ भी चेंज हो जाएंगी। तो हमारा टी बॉडी के अंदर का काम हो गया। टी आर फुटर, इसके अंदर हमने क्या करा, टी आर लिया। अब डेज वाला टी डी था, क्योंकि हम यहाँ पर हम टोटल भी लिख सकते हैं, टोटल कर दिया मैंने। टी डी टोटल करके कुछ जो इनकम की आ रही है कि हमारे पास कुछ इस तरीके से आ रही है, कोई बड़ी वैल्यू आ रही है। ऐसी एक्सपेंस की भी मेरे पास ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। सिर्फ को दिखाने का मकसद ये है कि काम किस तरीके से करता है। ये हमारे पास एक लॉन्ग टेबल है, इनकम एक्सपेंस, इसको स्टाइल वगैरह करेंगे तो ये टोटल इसका इसने ही बता दिया। तो ये टेबल की एग्जांपल्स हो गई। अब हम देखेंगे कि फॉर्म्स कैसे यूज़ करते हैं। फॉर्म्स यूज़ करने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर फॉर्म और फॉर्म लिखूँगा। फॉर्म के ओपनिंग क्लोजिंग टैग आ गए। उस फॉर्म के अंदर एक मुझे मिला है एक्शन, जो हम आगे देखेंगे। जैसे कि हम कोई अपने सर्वर साइड लैंग्वेज वगैरह को यूज़ करके किसी बैकएंड के पास अपना जो हमारा फॉर्म का डेटा है उसको भिजवाएंगे। तो अभी मिसाल के तौर पे hello.js नाम का कोई हमारे पास बैकएंड बना हुआ है, उसके पास तमाम डेटा हमारे पास जाएगा। तो एक्शन हमारा हमने ये कर लिया। अब फिर इसके अंदर और फर्दर देखें तो इसमें हमारे पास गेट होती है, रिक्वेस्ट जो होती है हमारे पास पोस्ट की रिक्वेस्ट होती है। तो हम आगे देखते हैं ये जावास्क्रिप्ट वगैरह में हम जब काम करेंगे। अभी के लिए सिंपल अब हम करते हैं कि इनपुट क्या होता है। इनपुट के जो टाइप्स हैं, चेकबॉक्स होता है, डेट टाइम होता है, कलर होता है। पहले हमने लिया इनपुट टेक्स्ट, प्लेस होल्डर एंटर नेम। रिफ्रेश किया, इसी को दे दिया एंटर नेम। ये एक फॉर्म का इनपुट बना हुआ आ गया। अब नेम के बाद मैं बोल रहा हूँ कि एक और इनपुट आए। वो इनपुट कौन सा है, वो आ जाए हमारे पास, डेट आ जाए। मैंने इसको डेट ऑफ बर्थ नाम दे दिया मैंने, आईडी वगैरह दे दी इसको। ये डेट ऑफ बर्थ है हमारी। अब सेम मैंने इसको दे दिया कि ईमेल, और एक होती है हमारे पास पासवर्ड। तो ये क्या है हमारे पास, ये हमारा सिंपल नेम का था, ये हमारी डेट ऑफ बर्थ वाली आ गई, ये कैलेंडर खुल गया, ये हमारे पास ईमेल आ गई। अब ये जो पासवर्ड है ये हाइड आएगा हमारे पास। जो हमें यूज़ करना होगा हम इस तरीके से यूज़ कर लेंगे और उसको नेम दे देंगे। इन सब की वैल्यू जहाँ पर ज़रूरत होगी वहाँ पर ये ईमेल है। जब इसकी वैल्यूज़ क्रिएट करते हैं तो उसके भी ऑफ करेंगे। इनपुट आ गया। अब इनपुट मैंने पासवर्ड कर लिया। ये मैं जिसे साइनअप का फॉर्म बना रहा हूँ उस तरीके से कर रहा हूँ। BR का टैग लगा दिया लाइन चेंज करने के लिए, एक और का BR लगा दिया और BR लगा दिया, BR लगा दिया। ठीक है, मैंने क्या कि इन दोनों को सिंगल लाइन में ले लिया, इन दोनों की लाइन चेंज कर दी। ठीक है, मैंने क्या कि इन दोनों को सिंगल लाइन में ले लिया, इन दोनों की लाइन चेंज कर दी।
अब हम देखते हैं कि हमारे पास इनपुट टाइप जो बटन होता है वो कैसे यूज़ करते हैं। बटन आ गया मेरे पास, टाइप आ गई इसकी बटन। हमारे पास बटन का हो गया, टाइप बटन हो गई। अब इसकी वैल्यू है सबमिट द फॉर्म, इसकी वैल्यू इसके अंदर शो हो गई, लेकिन ये भी हमारे पास सबमिट नहीं हो रहा। जैसे हम जिसका एंटर करें तो कोई काम नहीं कर रहा। हम वो नहीं होता कि हम के बटन के ऊपर क्लिक करें या उसके ऊपर एंटर करें तो वो फॉर्म सबमिट हो जाता है। तो सबमिट टाइप हमें लिखनी होगी यहाँ पर। जब हम सबमिट करेंगे, जब इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो हमारा ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ये एक्शन अगर कंफ्यूजिंग होगी आपको तो अभी सिंपल समझने के लिए ये है। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये हमारा जो फॉर्म है उसके ऊपर हिट करेगा सर्वर के ऊपर। अब मुझे यूज़ करना है कि चेक बॉक्स क्या होते हैं, इनपुट की टाइप और इनपुट की टाइप। जैसे मेरे पास आ गई चेक बॉक्स आ गया, इसको दे दिया चेक बॉक्स है, इसको दे दिया नाम, मैंने दिया ये फ़ोन को दे दिया जैस जोन। ओके, अपनी एक पैराग्राफ बनाया, फेवरेट सिम। अभी आगे हमें एक क्यों कौन सी लेनी है, कौन सी लेने नहीं लेनी, हमने चेक बॉक्स बना लिए। अब इस चेक बॉक्स के अंदर मैं ऐसा करता हूँ, इसके लिए रेडियो मैंने रेडियो बटन बना दिया। देखें अब इसमें ये ऐसा क्यों हो रहा है, वजह ये है कि इन सब की जो वैल्यूज़ हैं वो सबके अलग अलग हैं। जैसे मैंने इसको यूज़ किया तो मैं यहाँ पर करता हूँ सिम, SIM, उसके आगे नेम इसके लिख देंगे। मैंने यहाँ दे दिया ये फ़ोन जैस सॉन्ग, ये आ गया। मैं सिंगल पे एक पे क्लिक हो क्योंकि हमने सबका नेम सेम दे दिया। वो क्या है हमारे पास सेम नहीं है। अब इसकी वैल्यू जो जाएगी हमारे पास वो वैल्यू इस तरीके से आती है। अब इसकी जो वैल्यू होगी वो हम दे देंगे यू फोन, जब हम डेटा इसका गेट करेंगे। इसकी वैल्यू हम क्या देंगे, इसकी वैल्यू मैंने दे दी सॉन्ग। मैंने क्या चीज़ सेलेक्ट करी है। अब बाई डिफ़ॉल्ट कुछ रिकमेंड जो करते हैं तो उसके ऊपर क्या लगा दूंगा मैं, चेक कर दिया मैंने। जैस क्या आ रही है मेरे पास, चेक आ रही है कि मैंने बाय डिफ़ॉल्ट इसको दिया हुआ है। सेम ऐसे हम करते हैं चेक बॉक्स के अंदर भी हम ये चेक लिख देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट एक चेक बना हुआ आया था हमारे पास। उसके बाद हमारे पास है सेलेक्ट, ये नेम लेता है कोई ना कोई और वैल्यूज़ लेगा। वैल्यूज़ के अंदर हम क्या देंगे, ऑप्शन देंगे। ऑप्शन की वैल्यू जैसे कि मैंने यहाँ पर दे दिया ऑरेंज, मैंगो, एप्पल, ये मल्टीपल हो सकते हैं। मैं यहाँ रिफ्रेश कर रहा हूँ तो मेरे पास ये एप्पल सेलेक्ट कर लिया, मैंगो सेलेक्ट कर लिया, तो मेरे पास ये एक ड्रॉप डाउन बना हुआ आ गया। अब इनकी जो वैल्यूज़ होंगी, इनकी वैल्यूज़ मैं यहाँ पर दे दूँगा। तो जब हम डेटा गेट करेंगे तो इसकी वैल्यू हमें बआसानी मिल जाएगी। क्लिक किया
इसके ऊपर आ गया। अब इसमें बाय डिफ़ॉल्ट होता है कि कोई एक आ जाए। मैंने कर दिया यहाँ पर और कलर की टाइप क्या होती है इसकी, जो टाइप हम कलर कर देते हैं, ये कैसे काम करता है। हमने किया इनपुट इनपुट ये हमारे पास इनपुट आ गया कलर का, जो हम कलर लेंगे। ओ तो अब हमारे पास बचा है आखिरी बचा होगा कि हम इमेज को एज अ बटन कैसे ले, इमेज को एज अ बटन कैसे यूज़ कर सकते हैं। इनपुट इमेज आ गया। SRC के अंदर मैंने इमेज ली एक थर्ड वाली, ये लगी वाली मैंने कार्ड ले लिया, रिफ्रेश किया। ये क्या मेरे पास बटन है, फॉर्म सबमिट हो रहा है, ये ऑटो होता है एंटर भी ये आ गया। तो ये मेरे पास एक बटन जैसा आ गया। मैं जो सब्सक्राइब का बटन होता है इस तरीके से हम लगा सकते हैं बटन। मैंने कर दिया विड्थ इज इक्वल टू 200, हाइट इज इक्वल टू 65। देखिए इतना छोटा बटन बन गया ये हमारे पास, ऐसा बटन काम कर रहा है। ये बटन के ऊपर हमने इमेज यूज़ कर ली है। तो यहाँ पर हमारा HTML का बिगनर ट्यूटोरियल ख़त्म होता है। ये हमारी बेसिक्स चीज़ें थी, हमने कोशिश करी मैंने कि डीपली इसको डिफ़ाइन करूँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। मे बी के CSS का ट्यूटोरियल होगा और CSS